प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सारण में। अपने कक्षा 12 के लिए मानव भूगोल विषय में मानव व्यवसायों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो है वो प्राथमिक व्यवसायों को शुरू किया था पिछले वीडियो पार्ट में। जैसा कि आप जानते हैं प्राथमिक व्यवसाय क्या होते हैं। प्राथमिक व्यवसाय उन व्यवसायों को बोला जाता है जो कि प्रकृति से सीधे जुड़े होते हैं, जिनकी निर्भरता पूर्णतः जो होती है वो प्रकृति प्रदत्त संसाधनों पर होती है। ऐसे व्यवसायों की यहाँ एक लिस्ट दी हुई है, आप देखें कि प्राथमिक व्यवसाय किन कार्यों को कहेंगे तो आखेट यानी शिकार, संग्रहण, मछली पकड़ना, पशुचारण, कृषि, लकड़ी काटना और खनन, इन सब को हम प्राथमिक व्यवसाय में लेते हैं क्योंकि इनका जो निकटता से संबंध है वो आप देखें वो किससे है, प्रकृति से है। पीछे का जो वीडियो लेक्चर था जो कि इस लेसन का पार्ट 1 था, उसमें पार्ट 1 में हम आखेट, संग्रहण और मछली पकड़ना जो व्यवसाय होता है उसको अपने विस्तार से उसका अध्ययन कर लिया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको पता है उसका लिंक मैंने कहाँ दिया है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस अध्याय के जो पार्ट 1 का जो वीडियो है उस पर तत्काल पहुंच जाएंगे। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। साथ ही अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में दिया गया बेल आइकन भी दबाएं ताकि जैसे ही जो नया वीडियो डाला जाए तो उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपने जो चैप्टर है वो है पशुचारण, यानी प्राथमिक व्यवसाय में अगला जो व्यवसाय है वो होता है पशुचारण। देखिए, मानव जब शुरुआती अवस्था में था तो उसका जीवन किस पे निर्भर था, आखेट और संग्रहण पर उसका पूरा जीवन निर्भर था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि आखेट और संग्रहण की जो कार्य थे, जो प्रवृत्तियां थी वो कम होने लगी, जिसके पीछे मुख्य कारण तो ये है कि घटते जो पशु हैं, पशुओं की जो विभिन्न प्रजातियां हैं पशु पक्षियों की, वो जीव जंतुओं की वो धीरे धीरे क्या होने लग गई, कम होने लग गई अत्यधिक शिकार की वजह से। तो मनुष्य ने क्या किया, धीरे धीरे पशुओं को पालना शुरू कर दिया और पशुओं को पालने से ही इस व्यवसाय की शुरुआत होती है, पशुपालन की। तो मानव ने क्या किया, वो जिस वातावरण में रहता था, यानी वो अगर बर्फीले क्षेत्र में रहता है तो उसने वहाँ आसपास जो पशु पाए जाते हैं जो उसके लिए उपयोगी हों, जो कि उसे भोजन दे सकें, मुख्य रूप से दूध या मांस के रूप में, उसको वस्त्रों के रूप में उसकी खाल या उसकी चमड़े का उपयोग कर सकें, या परिवहन के लिए वो उनका उपयोग कर सकें। तो मनुष्य ने अपने आसपास के जो वातावरण में जो मौजूद थे पशु, उसके उन्हीं पशुओं को उसने पालना शुरू कर दिया। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में उसके आसपास ऊंट थे या भेड़ बकरियां थी, उनको पालना शुरू कर दिया। मैदानी क्षेत्रों में जो पशु थे, मैदानी लोगों ने अपने आसपास के पशुओं को पालना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार इस मानव व्यवसाय यानी पशुचारण व्यवसाय की शुरुआत हुई। पशुचारण व्यवसाय आज भी विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। अगर हम इसके क्षेत्रों की बात करें तो आप देखें कि इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं पशुचारण व्यवसाय के वो 4 माने गए हैं। जो पहला क्षेत्र है जो महत्वपूर्ण है वो है उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र में हम किनको मानेंगे, ये उष्णकटिबंधीय, आप जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध यानी हम ग्लोब की बात करें तो आप देखें कि ग्लोब में जो 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री का जो क्षेत्र सामान्यतः होता है, वैसे तो 23.5 डिग्री होता है लेकिन यहाँ 30 डिग्री का हम क्षेत्र मान लेते हैं। 0 से जो 30 डिग्री अक्षांशों का जो क्षेत्र होता है वो होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो पशुचारण किया जाता है, जहाँ की 1.5 से लेकर 3 मीटर लंबी घास पाई जाती है, उस क्षेत्र में जो पशुचारण किया जाता है उसको उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र कहा जाता है। यानी ये पशुचारण का एक मुख्य क्षेत्र है।
अगर हम बात करें इन घास क्षेत्रों की, तो इन घास क्षेत्रों को आप देखें, जो सूडान देश है अफ्रीका महाद्वीप में, उस सूडान में इन घास क्षेत्रों को बोला जाता है सवाना। स्थानीय नाम है ये घास क्षेत्र। सूडान में इनको बोला जाता है सवाना। इसी तरह वेनेजुएला जो देश है, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एक देश है, वहाँ इनको बोला जाता है लानोस। इसी तरह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एक और देश है जिसका नाम है ब्राज़ील। ब्राज़ील में इनको बोला जाता है कंपास। यानी उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र को सूडान में बोला जाता है सवाना, वेनेजुएला में बोला जाता है लानोस, ब्राज़ील में बोला जाता है कंपाज। इसी तरह दक्षिणी अफ्रीका जो महाद्वीप है, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में, यानी अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का जो क्षेत्र है, वहाँ इन घास मैदानों को बोला जाता है पार्कलैंड। तो ये महत्वपूर्ण एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप इनको अपनी जो नोटबुक है उसमें लिख लें कि उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्रों को विभिन्न जो देश हैं या क्षेत्र हैं वहाँ इनको क्या बोला जाता है। कई बार तो इनको मिलान करना आ जाता है, कई बार नक्शे में दर्शाना भी आ जाता है। दूसरा जो घास क्षेत्र माना जाता है, दूसरा घास क्षेत्र जो प्रमुख है वो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास क्षेत्र है। अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र कौन सा होता है? 30 डिग्री से 45 डिग्री जो दोनों गोलार्धों का क्षेत्र है, यानी ये क्षेत्र दोनों गोलार्धों में, यानी उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में जो घास पाई जाती है वो घास इतनी ऊंची नहीं होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में तो घास है वो 1.5 से 3 मीटर तक ऊंची होती है। साथ में वर्षा का औसत भी 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ वर्षा का औसत कम होने, यानी 50 सेंटीमीटर ही यहाँ औसतन वर्षा होती है, तो घास की लंबाई कम होती है। इन क्षेत्रों की बात करें, इन घास क्षेत्रों के, तो इनके भी अपने स्थानीय नाम हैं, जैसे कि जो साइबेरिया है, रूस का साइबेरिया है, उसमें इन शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों को बोला जाता है स्टेपीज। इसी तरह जो उत्तरी अमेरिका देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका कह लें, या उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसका जो क्षेत्र है, वहाँ इनको बोला जाता है पंपाज। इन घास के मैदानों का नाम क्या है? पंपाज है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में इनको बोला जाता है डाउन्स। यानी ये घास के जो क्षेत्रों के नाम हैं। तो तीन तो यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र हैं। कौन कौन से, एक बार और हम इनको रिवाइज कर लेते हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साइबेरिया, जिसको कि स्टेपीज, साइबेरिया में स्टेपीज बोलते हैं, उत्तर अमेरिका में पंपाज, ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन बोला जाता है। इसी तरह उष्णकटिबंधीय घास के जो क्षेत्र हैं उनको सूडान में सवाना, वेनेजुएला में लानोस, ब्राज़ील में कंपाज और दक्षिणी अफ्रीका में पार्कलैंड इनको बोला जाता है। तो आप इसको जो है वो अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर आप इनको लिख लेवें। ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।
कई बार तो इनका मिलान करना आता है, कई बार इनको नक्शे में दर्शाना भी आ जाता है। तो चलिए अब अपने अगला क्षेत्र देखते हैं। घास के 4 क्षेत्र प्रमुख है ना, अपने बात की थी। तो अब अपने तीसरा प्रमुख क्षेत्र कौन सा है उसको देखते हैं। तीसरा जो प्रमुख क्षेत्र है वो है मरुस्थलीय क्षेत्र। जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ भी पशुचारण का कार्य किया जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर कौन कौन से आएंगे मरुस्थल? प्रमुख मरुस्थलों की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे जो भारत के पश्चिमी भाग में है, राजस्थान में थार का मरुस्थल, इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में बात करें तो उसके दक्षिणी हिस्से में कालाहारी मरुस्थल है, उत्तर में सहारा मरुस्थल है। इसके अलावा अरब का जो रेगिस्तान है वहाँ मुख्यतः पशुचारण व्यवसाय किया जाता है। इसी तरह विश्व के जो पर्वतीय भाग हैं, जितने भी पर्वतीय भाग हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैसे भारत में हिमालय क्षेत्र है, उत्तर अमेरिका में रॉकीज है पर्वत श्रृंखला, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज है, इसी तरह अमेरिका की ही अल्पाइन है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप में एटलस है, या यूरोपीय महाद्वीप में यूराल हो गई, या अन्य वहाँ की जो भी श्रृंखलाएँ हैं एल्ब्रूज जैसे। तो उन जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ भी पशुचारण का व्यवसाय किया जाता है। तो ये है 4 प्रमुख क्षेत्र जहाँ की पशुचारण व्यवसाय मुख्य रूप से लोगों की आर्थिक जीवन क्रिया है। पशुचारण व्यवसाय है वो धीरे धीरे इसमें बदलाव आता गया है, इसमें तकनीक आती गई है। तो तकनीक आने की वजह से इस पशुचारण व्यवसाय को भी प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। विश्व के कुछ भाग तो ऐसे हैं जहां आज भी पुरानी तकनीकों और रीति नीतियों द्वारा पशुचारण किया जाता है, और कुछ देश ऐसे हैं जो कि आर्थिक लाभ की इसको आर्थिक लाभ समझते हुए इसको एक बहुत बड़े व्यवसाय के रूप में इसको उन्नत किया गया है कुछ देशों में। तो इसके 2 प्रमुख भाग किए जा सकते हैं पशुचारण के, वो हम देखते हैं कौन से हैं। मैं इसको एक बार यहाँ साफ कर लेता हूँ ताकि हम उसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो इसके जो 2 प्रमुख प्रकार हैं, उनको प्रकार भी बोल सकते हैं हम, तो वो है, पहला है चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण, और दूसरा है वाणिज्यिक पशुचारण। अब हम देखते हैं इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है, चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, चलवासी पशुचारण यानी जिनमें जो चरवाहे होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आ जाकर पशुचारण करते हैं। वाणिज्यिक जिसका उद्देश्य वाणिज्य यानी व्यापार होता है। तो हम इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इन व्यवसायों का उद्देश्य क्या होता है, इनमें अंतर करने का प्रयास करते हैं। परीक्षा में ज़्यादातर अंतर ही पूछे जाते हैं कि चलवासी पशुचारण की 2 विशेषताएं बताएं, या वाणिज्यिक पशुचारण की 2 या 3 विशेषताएं बताएं, या मुख्यतः आ जाता है कि चलवासी पशुचारण में वाणिज्यिक पशुचारण में मुख्य अंतर क्या है, उन अंतर को स्पष्ट करें। तो आप उद्देश्य देखें। चलवासी पशुचारण जो है इसका उद्देश्य जो होता है वो होता है आर्थिक, इसका उद्देश्य होता है जीवन निर्वाह। यानी चलवासी पशुचारण में मुख्यतः पशुओं को पाला जाता है केवल अपना जीवन चल जाए, अपना जीवन निर्वाह हो जाए, यानी इतना उत्पादन हो जाए, इतना ही उत्पादन किया जाता है कि अपना जीवन आराम से चलता रहे। अपना जीवन निर्वाह करने का पशुचारण
में जो उद्देश्य होता है, जिसको जीवन निर्वाह भी बोला जाता है, वो होता है चलवासी पशुचारण। इसी तरह वाणिज्यिक पशुचारण के उद्देश्य की बात करें तो यहाँ का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है आर्थिक लाभ कमाना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कमाना या प्राप्त करना भी बोल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना वाणिज्यिक पशुचारण का मुख्य उद्देश्य होता है। यहाँ पशुओं को जो पाला जाता है उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि उनसे इतना उत्पादन किया जाए, इतना उत्पाद प्राप्त किया जाए कि उससे अधिकतम लाभ हमें मिल सके। तो इसका उद्देश्य तो होता है जीवन निर्वाह करना, और इसका उद्देश्य जीवन निर्वाह ना करके बल्कि अधिकतम लाभ कमाना, इसका उद्देश्य होता है वाणिज्य के पशुचारण का। दूसरा जो हम इनका अंतर कर सकते हैं वो तरीके पे कर सकते हैं कि क्या तरीके ये अपनाते हैं पशुचारण के, पशुपालन के। तो आप देखें इनका जो मुख्य तरीका होता है चलवासी पशुचारण का वो होता है ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास यानी ये लोग क्या करते हैं, इनका जीवन होता है घुमंतु, क्योंकि घास के मैदानों में ये जो पशुओं को है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। मौसम ऋतु प्रवास, ऋतु के अनुसार प्रवास करना, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना। पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्यतः ऋतु प्रवास हमें देखने को मिलता है, जहाँ जब सर्दियाँ आती हैं तो जो चरवाहे होते हैं वो अपने पशुओं को ऊंचे पहाड़ों से नीचे की तरफ ले आते हैं, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर सर्दियों में बर्फ़ गिरती है, तो वो अपने पशुओं को नीचे मैदानी भागों में ले आते हैं, जिनको घाटियाँ भी बोला जाता है, घाटियों में ले आते हैं। जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं तो ये लोग अपने पशुओं को ऊंचे पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाते हैं। इसके अलावा दूसरे क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों की अगर हम बात कर लें तो वहाँ भी जो पशुचारण है वो पशुओं चारे की तलाश में पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर चरवाहे जो होते हैं वो लाते ले जाते रहते हैं। तो यानी ऋतुओं के अनुसार पशुचारण जो किया जाता है, जिसमें कि ऋतु प्रवास मुख्य होता है, वो होता है चलवासी पशुचारण। इसमें हम देख सकते हैं हमारे जो हिमालय पर्वत है वहाँ गुजर बकरवाल, गद्दी जैसी ऐसी जनजातियाँ हैं जो कि आज भी ऋतु प्रवास करके पशुचारण का व्यवसाय है वो कर रही हैं। यहाँ क्या होते हैं, वाणिज्यिक पशुचारण में ऋतु प्रवास नहीं होता है, यहाँ पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह चराने नहीं ले जाया जाता है। यहाँ बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं, पशुओं को बड़े बड़े फार्म बनाकर, बाड़े बनाकर उन बाड़ों के अंदर रखा जाता है। उन बाड़ों को बोला जाता है रेंज, उन बाड़ों को रेंज कहा जाता है। इन फार्म के अंदर पशुओं को रखते हैं, इस फार्म के अंदर ही चारा उन पशुओं के लिए उपजाया जाता है। तो इनमें जो प्रवास होता है वो नहीं होता है, यहाँ बड़े बड़े फार्म में पशुओं को रखा जाता है। तो ये इसमें अंतर है। इसमें क्षेत्र बड़ा चाहिए, क्षेत्र बड़ा होता है जिसमें कि पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इसमें क्षेत्र छोटा होता है जिसको फार्म बोलते हैं, इन फार्म को रेंज कहा जाता है। इन फार्मों में ही पशुओं को पाला जाता है। बात करें तकनीक की, अगला अगर हम इनका अंतर करने का प्रयास करें तो तकनीक है वो चलवासी पशुचारण में तकनीक है वो पुरातन है। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई उन्नत तकनीकों का उपयोग नहीं किया जाता, जबकि वाणिज्यिक जो पशुचारण है वहाँ उन्नत तकनीक का उपयोग किया जाता है। उन्नत तकनीक का मतलब ये है कि ये लोग जो पशुओं के प्रजनन संबंधी हैं उन प्रजनन संबंधी उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हैं। पशुओं की जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों को ठीक करने का, यानी पशुओं के स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि चलवासी पशुचारण में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ उन्नत तकनीक का उपयोग करके पशुपालन किया जाता है, यहाँ पुराने तरीकों द्वारा ही पशुओं को पाला पोसा जाता है। तो उद्देश्य, तरीके, तकनीक के बाद में अगर हम बात करें इनके क्षेत्र की चलवासी पशुचारण जो है वो किस क्षेत्र में किया जाता है, तो आप देखें
जो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय जो घास क्षेत्र है, वहाँ मुख्यतः जो पशुचारण किया जाता है वो चलवासी पशुचारण है। ऐसा नहीं है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वाणिज्यिक नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय जो घास क्षेत्र है वहाँ चलवासी पशुचारण ही होता है। इसी तरह जो वाणिज्यिक पशुचारण है वो होता है शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास क्षेत्र है जो कि 30 डिग्री से 45 डिग्री का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में ये जो वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है। इसी तरह बात करें हम देशों की कि क्षेत्र का ही एक टाइप है ये, कि ऐसे कौन से देश है जहाँ चलवासी पशुचारण अधिकतम है और ऐसे कौन से देश हैं जहाँ वाणिज्यिक पशुचारण अधिक है। तो देशों की बात करें तो चलवासी पशुचारण जो है वो पुरानी दुनिया के देश जैसे कि हम बात कर सकते हैं भारत है, इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं, और इसके अलावा जो दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जो देश हैं उनमें ये मुख्यतः किया जाता है, जिनमें कि वेनेजुला या ब्राज़ील, अर्जेंटीना तो नहीं कह सकते, अर्जेंटीना तो हम आएगा वाणिज्यिक पशुचालन में। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, अर्जेंटीना, ये मुख्यतः प्रमुख देश हैं जहाँ वाणिज्यिक पशुपालन अधिक किया जाता है। तो ये इनमें मुख्य अंतर है। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट डाउन कर लें ताकि जब ज़रूरत पड़े तो आप इनको पढ़ सकें, इनका रिवीजन कर सकें। तो ये था आज का हमारा मुख्य टॉपिक, जिसमें हमने विश्व में प्राथमिक व्यवसायों में पशुचारण जो व्यवसाय है वो किस प्रकार का है, किन क्षेत्रों में वो किया जाता है, और चलवासी व वाणिज्यिक पशुचारण में मुख्य अंतर क्या है। तो ये वीडियो आपने अच्छी तरह देखा होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के वीडियो से संबंधित एक ऑनलाइन टेस्ट भी दिया हुआ है, उस टेस्ट को भी आप ज़रूर करके देखें ताकि आपको पता लगे कि आपने कितनी अच्छी तरह से इस अध्याय को समझा, और उनके अंक ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिखा करें ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको ये वीडियो जो हैं वो कितनी अच्छी तरह से समझ में आए हैं। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।